नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थानों से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद जो मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थान है, इससे रिलेटेड आपके लगभग 100% MCQ कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए निःशुल्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी सभी के वीडियोस उपलब्ध करा रहा है। तो आप सभी वीडियोस को जरूर वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो धार्मिक स्थान हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान, उसका नाम है ओंकारेश्वर। तो देखिए, जैसा मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया है, कोई भी जब प्लेस आती है तो सबसे पहले आपको उसके जिले का नाम याद रखना है। देखिए, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ओंकारेश्वर कहां पर आता है, खंडवा जिले में। अब देखिए, आता है एक और पॉइंट कि ये जो है ये नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। अब आप बोलेंगे सर, नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश में है, कावेरी कहां है? कावेरी तो साउथ इंडिया में। देखिए क्या होता है, ओंकारेश्वर में जो मंदाता द्वीप है, वहां से नर्मदा की एक लाइन या कहें एक धारा कट जाती है और उस दूसरी धारा को क्या बोला जाता है, कावेरी। ये आगे जाके वापिस आपस में मर्ज हो जाती है दोनों। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा की दो धाराएं हैं, एक ओरिजिनल नर्मदा और एक दूसरी धारा को कावेरी नाम दिया गया है, जो ओंकारेश्वर में कट जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ओंकारेश्वर कहां पर है? नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आता है एक और महत्वपूर्ण बात कि ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देश में कुल जो 12 ज्योतिर्लिंग माना जाते हैं, उसमें से एक है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, पहला है आपका ओंकारेश्वर और दूसरा महाकालेश्वर। अब देखिए, ऐसा माना जाता है धार्मिक मान्यता के अनुसार कि ओंकारेश्वर में टोटल 68 जो है तीर्थ क्षेत्र हैं। यहां पर छोटे बड़े मिलाकर, मंदिर सभी मिलाकर कितने हैं? 68 तीर्थ क्षेत्र हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सभी 33 करोड़ देवी देवता ओंकारेश्वर में निवास करते हैं, इसलिए ये इसका धार्मिक रूप से काफी महत्व है। ध्यान रखिएगा कि सभी 33 करोड़ देवी देवता हैं एंड विथ फैमिली। अब देखिए, एक और आता है यूनिक फैक्ट जो आपकी एग्जाम में काम आ सकता है कि देखिए, ये एकमात्र स्थान है जहां 2 शिवलिंगों को एक ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। वास्तव में यहां पर क्या है, 2 शिवलिंग हैं और दोनों को एक साथ नाम दिया गया है। जैसे ये देखिए आपके सामने चित्र है, तो ये इसकी यूनिकनेस ध्यान रखिएगा। ये भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से ये इसका यूनिक फीचर है। अब देखिए, और नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ओंकारेश्वर को क्या बोला जाता है? ममलेश्वर। ये ओंकारेश्वर का ही एक और नाम है। और दूसरा क्या है? अमलेश्वर। तो ये ध्यान रखिएगा, ओंकारेश्वर के 2 नए नाम एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, यह आता है मंदिरों के निर्माण की शैली। तो यह है ब्राह्मी शैली। देखिए, जैसे आप जानते होंगे, मंदिर निर्माण की शैली होती है बेसर, नागर, या तो उसी कैटेगरी में एक आती है ब्राह्मी शैली। तो ध्यान रखिएगा, ओंकारेश्वर के जो मंदिर बने हैं, ये सब किस शैली में है? ब्राह्मी शैली। ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से सभी पॉइंट्स 5-6 सभी आपके लिए MCQ का काम करेंगे। चलिए और जानकारी देखते हैं अब ओंकारेश्वर के बारे में हम। अब देखिए, आगे अपन चले तो यहाँ आता कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखिए, पहला आता है गौरी सोमनाथ मंदिर। नाम याद रखिएगा, आपसे मध्य प्रदेश के मंदिरों का भी एक हमारा वीडियो है, वो आप देखना। अदरवाइज यहां से भी कि आपसे यही पूछा जाता है कि गौरी सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है, तो वो क्या होगा? ओंकारेश्वर। दूसरा आता है सिद्धनाथ मंदिर एंड इन द सेम वे 24 अवतार मंदिर। तो मंदिरों के आपको नाम याद रखने और लोकेशन कि कहां पर ये आते हैं। अब देखिए, 2 गुफाएं भी दी है, सप्तमात्रक गुफा या सप्तमात्रिका गुफा, काजल रानी की गुफा एंड सो ऑन। तो वैसे तो हमारा गुफाओं का एक वीडियो है जहां मैंने फुल जानकारी आपको एक एक लाइन कवर करते हुए बनाया, आप उसे जरूर देखना, एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। पर अभी यह याद रखिए कि सप्तमात्रक गुफा और काजल रानी की गुफाएं जो है ओंकारेश्वर में स्थित है। अब देखिए, आता है मार्कंडेय आश्रम। ऋषि मार्कंडेय का नाम आपने सुना होगा, तो मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। चांद सूरज दरवाजा। तो देखिए, ऐसे यूनिक नाम पर आप एग्जाम में जरूर ध्यान रखना।
एग्जाम में इसी तरह के एमसीक्यू बनते हैं कि चांद सूरज दरवाजा कहाँ है। ज्यादातर लोग दरवाजों के बारे में ऐसा सोचते हैं मध्य प्रदेश के कि वो या तो मांडव में होंगे, ग्वालियर में, या फिर चंदेरी में, पर ये चूंकि यहां पर है इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला मंदिर है गौरी सिंहनाथ मंदिर। तो देखिए यहां पर मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे मंदिरों का डिटेल वीडियो आप जरूर देखना, साथ ही साथ गुफाओं का भी। चलिए अब आगे चलते हैं, हम अगले हमारे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र की तरफ चलते हैं, महेश्वर। तो देखिए महेश्वर आता है खरगोन जिले में। सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद यही रखना है। दूसरा, वैसा प्राचीन नाम इसका जानते होंगे, महिष्मती, चेदी महाजनपद की राजधानी। तो यह ध्यान रखिएगा, महिष्मती इसका प्राचीन नाम। अब आपको मैं यूनिक फैक्ट बताता हूं जो शायद ही कहीं मिले, कि महेश्वर को क्या बोला जाता है, गुप्त काशी। कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि यह नाम कितने लोगों को पहले से मालूम था ये वीडियो देखने के पहले। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काशी यह महेश्वर का दूसरा नाम है। अब देखिए आता है राजधानी। देखिए मध्य प्रदेश के कई स्थान ऐसे हैं जो प्राचीन महाजनपद, राजा महाराजाओं की राजधानी रहे हैं, तो यह भी आपका एक एमसीक्यू बनता है। अब उज्जैन तो काफी सारे भारत के वंशों की राजधानी रहा है, उसकी तुलना में महेश्वर कम रहा है, फिर भी नाम याद रखना। एक आता है होलकर वंश। तो ध्यान ना, होलकरों की राजधानी क्या हुआ करता था, महेश्वर। अहिल्याबाई होलकर ने इसको राजधानी बनाया था। हे वंश की राजधानी। तो ये दोनों नाम आप याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए आता है अगला पॉइंट किसकी प्राचीनता के बारे में, कि महेश्वर कितना प्राचीन शहर है। तो देखिए महेश्वर के बारे में रामायण, महाभारत इस नाम से इसका उल्लेख किया गया है। तो ये भारत का उज्जैन की तरह ही एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख हमें रामायण, महाभारत और दूसरे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये सभी फैक्ट भी यदि आप महेश्वर के याद कर लेंगे तो आपके लिए परीक्षा में काफी कुछ एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, हम महेश्वर से संबंधित देखते हैं यहाँ क्या क्या जो है स्थान है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है घाट, मंदिर, ये सभी आप याद रखना। पहले अपन मंदिरों की बात कर लेते हैं। देखिए कालेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, विठलेश्वर मंदिर एंड सो ऑन। तो देखिए मंदिरों का जैसा मैं भी आपको बता ही चुका हूं, जरूर याद रखना कि वो किस स्थान पर स्थित है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे यहां पर आता है पेशवा घाट, अहिल्या घाट एंड सो ऑन, या फनसे घाट भी। तो देखिए आप एक क्वेश्चन और अलग से तैयार करना, जो पटवारी की एग्जाम हुई थी 2017 में, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का कोई सा पर्टिकुलर घाट कहां पर स्थित है या किस नदी पे। तो वैसे अभी तक इसका कंटेंट कम ही है, पर आप भी जरूर याद रखना। वैसे भी इसके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन आप तैयार जरूर कर लेना कि महेश्वर के प्रसिद्ध घाट कौन कौन से हैं। अब देखिए आता है होलकर राजाओं की छतरियां। तो छतरियों से कहने का मतलब क्या है, छतरी क्या होती है, कि देखिए होलकर राजाओं की मृत्यु के बाद जो स्थान पर क्रियाक्रम करा जाता था उसके स्मारक के तौर पर वहां पर कुछ निशानी बना दी जाती थी, जिसे क्या बोला जाता है, छतरियां। तो इस तरह की छतरियां मध्य प्रदेश में कई जगह है, इंदौर में भी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड इत्यादि जगह पर। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर होलकर राजाओं की भी छतरियां हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, महेश्वर की साड़ियां। तो देखिए महेश्वर की साड़ियां काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। यह मध्य प्रदेश का एक जीआई टैग भौगोलिक संकेतक है। आप हमारे जीआई टैग का भी वीडियो देखना, आपको फुल डिटेल उसमें दी गई है। तो ध्यान रखिएगा महेश्वरी साड़ियां बहुत फेमस है और ये जीआई टैग है। चलिए आगे चलते हैं अगले हम महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हमारे, आप समझ ही होंगे, जाना पाओ पहाड़ी। तो देखिए ये आता है महू में और इंदौर जिले में। जिला क्या है, इंदौर। जाना पाओ पहाड़ियां। अब देखिए ये जो कुंड है ये आप देख रहे हैं, ये काफी अच्छा मनोरंजक और धार्मिक स्थल है। तो इसकी एक विशेषता याद है कि विश्व का पहला घड़ी मंदिर कहां पर स्थापित किया जा रहा है, जाना पाओ पहाड़ी, महू और जिले इंदौर में। इसे जो है ऋषि परशुराम की तपोभूमि कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ। तो देखिए अगला हमारा प्रमुख स्थान आता है वो है चंदेरी। तो देखिए चंदेरी तो काफी महत्वपूर्ण है, आप जानते ही होंगे। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये कहां पर आता है, अशोकनगर जिले में। पहले गुना में था, वर्तमान में भी अशोकनगर जिले में आता है। अब देखिए चंदेरी के नाम
चंदेरी को बोला जाता है बावड़ियों का शहर। बावड़ी से कहने का मतलब क्या? कुएं, कुओं का शहर, ये प्राचीन नाम है। अब एक और नाम आता है चंदेरी का प्राचीन, चंद्रागिरी। यहां पर चंद्रगिरी पर्वत है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है चंद्रागिरी। अब देखिए आते हैं यहाँ के प्रमुख दरवाजे। तो देखिए जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है खूनी दरवाजा, लेकिन यहाँ पर और भी कई दरवाजे हैं। जैसे देखिए दिल्ली दरवाजा, ढोलिया दरवाजा, खिड़की दरवाजा, पखन दरवाजा, पिछारे, बिना नींव का दरवाजा, रेतबाग दरवाजा। तो आप इन नामों को भी याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मांडव में और चंदेरी में आप कंफ्यूज मत होना। मांडव में, ग्वालियर में काफी सारे अलग अलग स्थान है जहां पर दरवाजा शब्द आता है, तो चंदेरी भी उसी कैटेगरी में काफी महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब हम चंदेरी की और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। देखिए चंदेरी जो है ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद समृद्ध शहर है। अब अपन चलते हैं आगे। तो देखिए जैसा आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये बहुत प्राचीन 13वीं सदी की खंडारगिरी पर्वत का ओरिजिनल फोटो है। ये पर्वत को ही काटकर मूर्तियां बनाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा खंडारगढ़ के मंदिर या खंडारगढ़ की गुफाएं कहां पर है? चंदेरी में। ये पॉइंट भी आप याद रखना। अब इसके अलावा अपन चलते हैं यहां पर महत्वपूर्ण बातों पर। तो देखिए यहां पर है चंदल मठ, देवगढ़ का किला, 32वीं बावड़ी, रामनगर महल और रामनगर महल संग्रहालय, बेहटी मठ, ननुआ शैल चित्र। तो ये ध्यान रखिएगा ननुआन शैल चित्र को, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जैसा हम बात कर रहे थे खंडारगिरी जैन मंदिर, शिवपुर महल, राजा रानी महल, लाल बावड़ी, चंदाई बावड़ी, भरत शाह की छतरी। तो ये सारे नाम आप याद रखना। खास तौर से खंडारगिरी का मैंने आपको बता दिया, मंदिर या गुफाएं बोले एक ही बात है। राजा रानी महल ये काफी अच्छा शब्द है, इसको भी याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि राजा रानी महल कहाँ स्थित है। लाल बावड़ी, तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इनको ध्यान रखना एग्जाम में। चलिए अब आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चंदेरी के बाद हम अगला पॉइंट पर आते हैं हमारे भोजपुर। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना रायसेन जिला कि भोजपुर कहां पर स्थित है? रायसेन जिले में। अब देखिए इसका एक और उपनाम है उत्तर भारत का सोमनाथ। भोजपुर को क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का सोमनाथ। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर आता है देखिए विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। अगला पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण, आपके सामने ये ओरिजिनल फोटो है, तो ध्यान रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है जिसे राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा। अब आता है अगले पॉइंट पे, तो साइक्लोपियन बांध। तो देखिए साइक्लोपियन बांध को अपन आसान शब्दों में कहें एक मिट्टी का बांध, मड डैम। तो ये बांध भी जो है राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। अब इसके अलावा भगवान शांतिनाथ मंदिर, आचार्य माटू की समाधि, पार्वती गुफा, ये सभी चीजें यहाँ पर स्थित है। तो आप सभी पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में सभी आपको एमसीक्यू की तरह काम आएंगे कि उत्तर भारत का सोमनाथ, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग एंड सो ऑन। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है जबलपुर। तो जबलपुर को तो नाम से जानते हैं 64 योगिनी मंदिर, जैसा आपके सामने चित्र भी है ये 64 योगिनी मंदिर का। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जबलपुर में क्या स्थान आता है? 64 योगिनी मंदिर। फिर एक और है बंदर कूदनी, ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो काफी जो मंदिर आते हैं इनके बारे में आप जानकारी रखें। अब देखिए आता है गौरी शंकर मंदिर जो जबलपुर में स्थित है। बस आपसे क्वेश्चन इतना ही बचेगा कि पूछेगा कि गौरी शंकर मंदिर कहां स्थित है, तो आता है जबलपुर, और यह किसने बनवाया था? कलचुरी राजाओं द्वारा। अब देखिए आते हैं जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात है। तो आप जानते होंगे कि जबलपुर में स्थित है, वैसे स्पेसिफिक याद रखना, दर्जनों बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भेड़ाघाट जलप्रपात कहां स्थित है या किस नदी के किनारे। तो नदी का नाम है नर्मदा और क्षेत्र है जबलपुर। अब देखिए यहां पर क्या होता है, 64 मीटर ऊपर से पानी गिरता है, तो उसके कारण बहुत सारे वाष्प कण बन जाते हैं और जो है चारों तरफ एक धुंधला सा धुएं जैसा छा जाता है, इसीलिए इसको धुआंधार भी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम धुआंधार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता अगला भृंगु ऋषि की तपस्या भूमि।
ये भृंगु ऋषि की तपस्या भूमि या तपोभूमि, इसीलिए इनके नाम पर क्या नाम रख दिया गया है, भेड़ाघाट। ये ध्यान रखिएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण। तो देखिए, इस स्थान पर नर्मदा और बावन नदी का संगम होता है। भेड़ाघाट जो है वहां पर नर्मदा नदी और बावन नदी दोनों आपस में मिल जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप इन सभी को आप एज ए एमसीक्यू के तौर पर याद रखिएगा। अब आते हैं और भी महत्वपूर्ण स्थान धार्मिक, वो आता है चित्रकूट। तो सबसे पहला है यूजुअल पॉइंट, सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट कहां आता है, सतना जिले में। अब इसका पहला पॉइंट आता है कि ये चारों ओर से ढेर सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी के कारण इसको कहा जाता है चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आपके काम आएगा। अब देखिए, चित्रकूट में भगवान राम से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स हैं। जैसे ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम और सीता माता ने जो है लगभग 11 वर्ष चित्रकूट में महर्षि आत्रि और सती अनुसुईया के आश्रम में व्यतीत किए थे। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान राम और भरत का मिलना भी कहां पर हुआ था, चित्रकूट में, और यहीं पर भगवान राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को दी थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी काम के हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब आगे चलते हैं, हम और जानकारी लेते हैं चित्रकूट के बारे में, महत्वपूर्ण क्या क्या दर्शनीय स्थान है। तो देखिए, पहला पॉइंट आता है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा क्या लिया गया था, बाल अवतार। तो ये पॉइंट याद रखना, ऐसा का ऐसा एमसीक्यू बनता है। अब देखिए अगला आता है रामघाट। जैसा मैंने आपको बताया, मंदाकिनी नदी के किनारे, जैसा मैंने आपको बताया था कि घाटों के नाम भी आप जरूर याद रखना। तो रामघाट कहां पर है, चित्रकूट सतना जिले में और मंदाकिनी नदी के किनारे। अब देखिए आगे चलते हैं, कामदगिरी पर्वत, ये कहां पर स्थित है, चित्रकूट में। जानकी कुंड, सती अनुसुईया का आश्रम, जैसे हम बात कर ही चुके हैं, ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया। गुप्त गोदावरी, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर एक नदी है गुप्त गोदावरी जिसका नाम दिया गया है। फिर हनुमान धारा, सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप याद करिएगा इन्हें। भरत कूप मतलब भरत कुआ। स्फटिक शिव, तो आप सामने चित्र देख रहे हैं, स्फटिक शिव बोला जाता है। स्फटिक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट पत्थर। यह ध्यान रखना, स्फटिक क्या किसको बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट पत्थर को। तो ये काफी बड़ा सा पत्थर है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। अब आता है देखिए, महर्षि अत्रि का आश्रम, पर्णकुटी, जानकी कुंड, भरत कुंड, हनुमान धारा, राम सैया एंड सो ऑन। तो ये सभी आप जो है पॉइंट्स याद रखना। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्थान है, स्फटिक शिव कहाँ स्थित है, या मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है, सभी बातें। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला स्थान है हमारा मेहर, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मेहर की पहाड़ को। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो सतना जिले में स्थित है, और इससे भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एमसीक्यू में मेहर से आता है वो आता है शारदा माता मंदिर। आप ध्यान रखिएगा, मेहर में किसका मंदिर है, शारदा माता का। ये लाइन आप मत भूलना बिल्कुल, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आता है एक और पॉइंट की आल्हा तालाब, यहां पर तालाब स्थित है, उसका नाम क्या है, आल्हा तालाब। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे महत्वपूर्ण स्थान की तरफ, वो आता है अमरकंटक। तो आप अच्छे से जानते हैं अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये नर्मदा कुंड का चित्र है आपके सामने, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब देखिए कि अमरकंटक कहां पर है, अनूपपुर जिले में। सबसे पहले तो यही पॉइंट ध्यान रखना। और ये आता है पुष्पराजगढ़ तहसील, तहसील का नाम है पुष्पराजगढ़। हाँ, पर अब जिले के नाम पर जरूर फोकस करना। अब देखिए यहाँ पर कई मंदिर है, जैसे 24 लिखा हुआ है यहाँ, ये सभी किसने बनवाए हैं, कलचुरी शासक। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारा महत्वपूर्ण बिंदु कि 2005 में इसे क्या बनाया गया है, पवित्र नगर। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो पवित्र नगर है उसमें अमरकंटक का भी नाम है। एक नया घोषित किया जाना है दमोह को। तो आप करंट अफेयर्स में याद रखना, दमोह जो है जल्द ही पवित्र नगर की श्रेणी में आएगा। अभी जैसे उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर या मेहर, ये सभी मध्य प्रदेश के वर्तमान में पवित्र नगर हैं, और नेक्स्ट क्या है, दमोह। चलिए आगे अपन चलते हैं, मेकाल पर्वत पर स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखना, कहां पर आता है, मेकाल पर्वत, जहां से नर्मदा और जोहिला नदी, सोन नदी का उद्गम होता है।
चलिए अब और कुछ विशेषताएं हम देखते हैं अमरकंटक के बारे में कि यहाँ के कौन कौन से स्थान है। तो देखिए सभी स्थान आपको याद करने होंगे। वैसे कपिल धारा जलप्रपात या दुग्ध धारा जलप्रपात ये तो आप जानते भी होंगे। इसके अलावा देखिए सोनमुड़ा, माई की बगिया, कबीर चोरा, भृगु कमंडल एंड सो ऑन, जितने भी ये सारे आप पॉइंट्स याद रखना। अब इसमें एक महत्वपूर्ण आ जाता है आपका धुनी पानी। धुनी पानी की विशेषता क्या हो जाती है कि ये जो है गर्म पानी का वास्तव में झरना है, तो मध्य प्रदेश के लिए काफी यूनिक रखता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ध्यान रखना इसको, गर्म पानी का होने के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए आता है जैव मंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा 2005 में अमरकंटक में अचनकमार को जैव मंडल निचय घोषित किया गया है। इसमें समय भी ध्यान रखना और लोकेशन भी कि अमरकंटक में है अचनकमार जैव मंडल निचय। मध्य प्रदेश में 3 ही जैव मंडल निचय हैं, उसमें से एक क्या है अचनकमार। अब इसकी डिटेल जानकारी बायोस्फीयर रिजर्व की हम आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क वन अभ्यारण्य में देंगे, तो आप वो वीडियो देख लेना। यहां पर हम सिर्फ इतनी बात करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम ओरछा। तो देखिए ओरछा जो है पहले टीकमगढ़ जिले में था, अब निवाड़ी को जब से नया जिला बनाया तो ओरछा कहां जा चुका है, निवाड़ी जिले में। तो आप ये पॉइंट याद रखना। अब देखिए आती है कि ओरछा की स्थापना करने वाले कौन, रुद्र प्रताप बुंदेला। इनका नाम याद रखिएगा, शहरों के संस्थापकों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पर कई सारे मंदिर महल हैं। जैसे पहला आता है राम राजा महल, या इसी को कहे हम राम राजा मंदिर। तो देखिए इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान राम को यहाँ पर बाल अवस्था में साथ ही साथ एज ए राजा के रूप में, दोनों रूप में पूजा जाने वाला एकमात्र मंदिर है भारत का। सामान्यतः हिंदुओं में भगवान की पूजा राजा के रूप में करी जाती है, तो ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम की पूजा उनके बचपन के बाल्यावस्था में और एज ए किंग राजा के रूप में भी की जाती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना। अब अगला आता है राय प्रवीण महल। नाम याद रखें, बस इतना ही पूछेगा आपसे कि राय प्रवीण महल कहां स्थित है। चतुर्भुज मंदिर, अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में भी है और भी कई स्थानों पर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, सुरवाया सेव मठ, मुहज माता मंदिर, पारगढ़ का किला, पोहरी का किला, सेसई सूर्य मंदिर, सोआन। तो देखिए यहाँ आपको नाम याद ही करने पड़ेंगे, कोई विशेष ट्रिक काम नहीं करेगी आपकी। ऐसे कैसे आपको याद रखना पड़ेंगे कि फूलबाग कहां स्थित है या मुहज माता मंदिर कहां स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण स्थान मुक्तागिरी। तो सबसे पहला पॉइंट बैतूल जिले में स्थित ये जैन मंदिर है। जैन मंदिरों का एक बड़ा सा समूह है, काफी घने जंगल में, जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, ये आसपास ढेर सारे जैन मंदिर है। तो ये काफी पवित्र स्थान है जैन लोगों के लिए, ध्यान रखना। तो मुक्तागिरी एक जैन तीर्थ है और कहां पर है, बैतूल। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर चट्टानों के बीच में 52 जैन मंदिर है, पहाड़ों को काट काट कर मंदिर बनाए गए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, काफी बड़ा यहाँ पर आर्किटेक्ट वर्क और ऐतिहासिक आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे एग्जाम की दृष्टि से जिला याद रखना, बैतूल जिला। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो आता है नोहटा। तो देखिए नोहटा के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है दमोह जिले में स्थित है, दमोह जिला। अब देखिए ये चंदेल राजाओं की राजधानी भी रहा है नोहटा, और यहाँ पे ढेर सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। ज्यादातर मंदिर तो टूट गए हैं, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया है, पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर काफी सारे मंदिर हैं। अब यह आता है गुरैया और बेगमा नदियों का संगम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, गुरैया नदी और बेगमा नदी। अब जैसा मैंने पॉइंट बताया कि यहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिरों के अवशेष है, काफी सारे मंदिर थे यहाँ पे। चलिए तो नोहटा में याद रखिएगा आप दमोह जिला। चलिए आगे चलते हमारे नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्थान की तरफ, वो है 52 गजा। तो देखिए 52 गजा, जैसा कि आप ये मूर्ति देख रहे हैं, काफी विशाल मूर्ति है ये। भगवान आदिनाथ की बोली जाती है, जिन्हें हमारी बुक्स में ऋषभनाथ बोला गया है। तो पॉइंट आता है सबसे पहला बड़वानी जिला। अब देखिए 72 फीट ऊंची मूर्ति है, 72 फीट ऊंची। वैसे ध्यान रखिएगा
इसे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति माना गया था काफी लंबे समय तक। समय के साथ दूसरी मूर्तियों का निर्माण हुआ तो इसका स्थान कुछ कम हो गया, वरना प्राचीन काल से 15वीं सदी से लेकर आप मान लें 18वीं 19वीं सदी तक भारत की सबसे ऊंची मूर्ति थी जो हमारे मध्य प्रदेश में थी। चलिए आगे चलते हैं, हम सोनगिरी के बारे में जानकारी लेते हैं। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो देखिए सोनगिरी भी जो है जैन धर्म से संबंधित है और ये आता है दतिया जिले में। यहाँ पे ढेर सारे मंदिरों का समूह है, जैसे ऐसा बोला गया है 108 जैन मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, तो सोनगिरी को इसीलिए क्या बोला जाता है, लघु वृंदावन। ध्यान रखिएगा, सोनगिरी का एक दूसरा नाम क्या है, लघु वृंदावन, मध्य प्रदेश का वृंदावन, ये आप ध्यान रखिएगा। अब प्राचीन नाम भी देख लेते हैं, स्वर्णगिरी या श्रमणगिरी, ये सोनगिरी के पुराने नाम है। अब देखिए यहाँ के मंदिरों का स्टाइल आता है देवालय कला। ये मंदिर किस कैटेगरी में आते हैं, देवालय आर्किटेक्ट के तहत बनाए गए हैं। और एक और प्रसिद्ध मंदिर है चक्की वाला मंदिर। तो आप ध्यान रखिएगा, चक्की वाला मंदिर भी कहां स्थित है, सोनगिरी। सोनगिरी है दतिया जिले में। वैसे एमसीक्यू के तौर पे दतिया जिला और सोनगिरी है, जरूर याद रखना। और नाम महत्वपूर्ण लघु वृंदावन। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। हमारे अगला स्थान है मक्सी। तो मक्सी मंदिर का आप ये सामने फोटो देख रहे हैं, ये भी प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। पूरे भारत से विदेशों से लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। तो इसमें पॉइंट आता है सबसे पहला उज्जैन जिला। प्रेजेंट में मक्सी कहां आता है, उज्जैन जिले में। यहां पर भगवान पार्श्वनाथ की एक मूर्ति है जो धरातल से, जमीन में से प्राप्त हुई थी और यह मूर्ति है 14वीं सदी की। तो इसलिए इसका महत्व काफी बढ़ जाता है, एक चमत्कारिक मंदिर माना जाता है इसे। आप ध्यान रखिएगा कि मक्सी है उज्जैन में। चलिए अब और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं। एक और प्रसिद्ध जैन तीर्थ की हम बात कर लें, वो है उन। ध्यान रखिएगा ये क्या है, उन है, ना कि ऊन। और इसी का दूसरा नाम है पावागिरी। कई लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ऊन अलग है पावागिरी अलग है। तो देखिए उन जो है क्या है, गांव का नाम है और उस गांव में एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर ये मंदिरों का निर्माण करा गया है 99, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पावागिरी। तो आप ध्यान रखना उनके अंदर ही क्षेत्र है, आप इन दोनों को एक ही सेंस में भी यूज कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन बोले या पावागिरी। अब देखिए आता है खरगोन जिले में स्थित है। उन कहां पर है, खरगोन जिले में। और ये सारे मंदिर कहां बने हुए हैं, चेलना नदी के किनारे। पास ही में नदी है, उसका नाम है चेलना नदी। अब देखिए इसकी महत्व क्या, कि यहां पर मालवा के शासक थे बल्लाल देव। इन्होंने 99 मंदिरों का निर्माण कराया है, 99। देखिए अब इसका नाम मैं बता देता हूं, उन कहां से आया। जैसे हिंदी में जब हम गिनती बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, 39, 29। तो ये उन शब्द क्या होता है, एक कम को रिप्रेजेंट करता है, एक कम। तो यहां पर भी 100 से एक कम है, 99 है, इसीलिए जगह को क्या बोला गया है, उन। ध्यान रखिएगा। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि ऊन को क्या बोला जाता है, खजुराहो का, निमाड़ का खजुराहो। ये ध्यान रखिएगा कि ऊन क्या है, निमाड़ का खजुराहो, या निमाड़ का या मालवा का खजुराहो। तो ये ध्यान रखना, दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निमाड़ का खजुराहो बोले या फिर बोले मालवा का खजुराहो। तो इसकी दृष्टि से ये एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते एक महत्वपूर्ण स्थान की तरफ। ये आता है आपका सोहागपुर। सोहागपुर को आप अपनी कोयला खदानों के लिए जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण स्थान है, वो है विराटेश्वर शिव मंदिर, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है कि इस मंदिर पर जो नक्काशी की गई है अंदर और बाहर, खास तौर से बाहर की तरफ, वो कैसी है, जैसी खजुराहो में की गई है। तो इसलिए इस मंदिर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो सोहागपुर में ध्यान रखना, विराटेश्वर शिव मंदिर। और सोहागपुर कहां पर है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, शहडोल जिले में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे लास्ट और काफी महत्वपूर्ण स्थान यह आता है पीताम्बरा पीठ। यह है पीताम्बरा पीठ। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे पीताम्बरा पीठ कहां स्थित है, दतिया जिले में। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, यहां पर भारत के काफी यूनिक मंदिर हैं। यदि हम सभी मंदिरों की बात करें तो इस पर पीताम्बरा पीठ में और भी
कई ऐसे मंदिर बनाए गए हैं जो भारत में दूसरे स्थानों पर मिलना मुश्किल है। अब देखिए आता है सबसे पहला कि यहाँ पर माता बगुलामुखी की मूर्ति स्थापित है। तो ध्यान रखना, आपसे मेहर की तरह यह भी पूछा जाता है कि पीताम्बरा पीठ में किस देवी का मंदिर है, तो माता बगुलामुखी, और मेहर में किसका है, शारदा माता का। अब देखिए इसको बोला जाता है जागृत शक्तिपीठ, एक्टिव माना जाता है, जीवित देवी का स्टेटस दिया जाता है। और यहाँ पर 5 कुंड बनाए गए हैं जो प्रकृति के 5 तत्व उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि, जल, आकाश, आप प्रकृति के 5 तत्व जानते हैं, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए 5 अग्नि कुंडों का निर्माण किया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट आता है षडाम्य शिव। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 6 फेस। षड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 6 फेस। ऐसा माना जाता है कि तंत्र शास्त्र की शुरुआत भगवान शिव ने करी थी और उन्होंने माता पार्वती को अपने 6 मुखों के द्वारा तंत्र शास्त्र की शिक्षा दी थी। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 6 फेसेस शिव या षडाम्य शिव की जो है स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आप। चलिए अब आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आशा है, मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपने काफी सारी यूनिक जानकारी पता की होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।